हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे अरिस्टोटल थ्योरी ऑन स्लेवरी, जहां पर हम देखेंगे कि अरस्तु ने दास प्रथा को लेकर अपना राय क्या दिया था उसके बारे में। जहां पर हम बात करेंगे उनके नेचर, नेसेसरी और क्रिटिसिज्म के बारे में। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उसके जो महान ज्ञाता थे अरिस्टोटल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में मैसिडोनिया के पास एक छोटे से शहर स्टिग्री में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। उनके पापा पेशा में डॉक्टर थे। अरिस्टोटल के गुरु थे प्लाटो। प्लाटो के ही इंस्टीट्यूशन एकेडमी में अरिस्टोटल ने अपना शिक्षा प्राप्ति किया था, वहाँ पर अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। जब उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, वो आगे जाकर अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी गुरु बने थे। जब एथेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा था, उसी वक्त मैसिडोनिया ने एथेंस पर आक्रमण करके एथेंस को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके चलते हुए अरिस्टोटल को एथेंस को छोड़ना पड़ा था। वो अपने जो कर्मभूमि एथेंस था उसको छोड़कर वो अन्य बहुत प्रदेश में घूमना शुरू कर दिया था। अरिस्टोटल आगे जाकर अपना खुद का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले थे, जिसका नाम दिए थे लिशियम, जहां पर उन्होंने बहुत सारे बच्चे को फ्री ऑफ एजुकेशन देने की चेष्टा किया था। अगर हम अरिस्टोटल के क्रिएशन के बारे में बात करें तो उनके इम्पोर्टेंट क्रिएशन में 30 बुक आता है। उन 30 बुकों में उन्होंने अपना लेक्चर नोट्स के बारे में ज़्यादातर गुरुत्व देते हुए उसको लिखा है। उनमें से 3 जो कि उनका लेक्चर नोट्स में ज़्यादा गुरुत्व रखता है, वो है निकोमेन एथिक्स। निकोमेन एथिक्स मीन्स कैसे एक अच्छा जीवन यापन किया जाए, कैसे एक हैप्पी लाइफ जिया जाए, उसके बारे में वहाँ पर उन्होंने लिखा था। देन आता है पॉलिटिक्स, जो कि उनके इम्पोर्टेंट क्रिएशन में सबसे महत्वपूर्ण क्रिएशन था पॉलिटिक्स। उनका फेमस बुक था पॉलिटिक्स। अगर हम बात करें फुल चैप्टर जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर ही आधारित है। अगर हम बात करें अन्य बुक के बारे में, उनमें से था मेटाफिजिक्स, रियोट्रिक और सोल। रियोट्रिक में जनरली क्या था, रियोट्रिक में जनरली कैसे एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए अपने स्पीच के थ्रू, उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। अगर हम बात करें अरिस्टोटल के बारे में, तो अरिस्टोटल बहुत ही विद्वान थे, जिनको हम पॉलिटिकल साइंस के जनक भी बोलते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी और बहुत सारे मास्टर साइंस में भी वो अध्ययन करे हुए थे। उनको वहाँ पर भी बहुत से जगह में उनको फादर के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। जैसे कि हम बायोलॉजी को ले लें, बायोलॉजी का भी फादर अरिस्टोटल को ही माना जाता है। अरिस्टोटल को विश्व एक महानतम व्यक्तियों में से गिनता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था। वो ना खाली की पॉलिटिकल साइंस के फादर थे, उसके अलावा भी वो बहुत सारे और सोशल साइंस के और मास्टर साइंस के भी वो फादर रह चुके हैं। उनके पास बहुत ही नॉलेज था। उनका नॉलेज को अगर तुलना करें तो उनके पास बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर भी नॉलेज था, जैसे कि बायोलॉजी से लेकर मैकेनिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, थियोलॉजी, रियोट्रिक्स, पोइटिक, हर एक चीज़ों के बारे में उनको जानकारी था। उनको ट्रू साइंटिस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता था, क्योंकि उनको एक फिलोसोफर के रूप में, एक टीचर के रूप में, मास्टर ऑफ ऑल सोशल साइंस के रूप में हम उनको जानते हैं। अगर हम अरिस्टोटल के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो विश्व में उनसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैंने अभी तक किसी का भी नहीं देखा, क्योंकि अरिस्टोटल एक महानतम व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। उनको खाली पॉलिटिकल साइंस के फादर के अलावा और बहुत सारे चीज़ों के लिए भी याद किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल रियलिज्म, फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फॉर्मूला लॉजिक। हर एक चीज़ का वो ज्ञाता थे। उनके पास बहुत सारी चीज़ का नॉलेज था। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे अरस्तु के दास को लेकर क्या सब राय थे, उनको अभी हम चर्चा करेंगे। अरस्तु दासता को उचित ठहराते हैं, जो वास्तव में उस समय का विधान था। वो लिखते हैं कि कुछ लोगों को शासन करना चाहिए और अन्य लोगों को शासित होना चाहिए। ये न केवल अनिवार्य चीज़ है, बल्कि युक्ति संगत भी है, क्योंकि जन्म के समय से ही यह निश्चित हो जाता है कि किन पर शासन किया जाएगा और कौन शासन करेंगे। इसलिए फॉस्टर ने ठीक ही कहा कि वास्तव में अरस्तु युक्ति संगत होने के आधार पर दासता को उचित ठहराते हैं। वॉकर के अनुसार अरस्तु की दासता की धारणा एक आवश्यकता और औचित्य निर्धारण है, न कि तथ्यों को निष्पक्षता से देखते हुए निष्कर्ष निकालना।
अरस्तु के दास्ता को उचित ठहराने संबंधी विचारों के बारे में मैक्सी अन्य बहुत से विचारों से अधिक स्पष्ट हैं। उसके शब्दों में अरस्तु कहता है कि कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि दास्ता अन्यायपूर्ण है और प्रकृति के विरुद्ध है, किंतु उसके मत में ये प्रकृति के नियमों और अन्यों के सिद्धांतों के अनुसरण में है। वो कहता है कि बहुत से व्यक्ति स्वभाव से ही दारन बनने के लिए उपयुक्त होते हैं। जन्म के समय से ही वो शासित किए जाने के लिए निर्दिष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आवश्यक रूप में शारीरिक या मानसिक शक्ति में औरों से कम होते हैं, किंतु वो दास सोचित वृत्ति के होते हैं और इसलिए वो दूसरे द्वारा शासित किए जाने पर अच्छी तरह से रह पाते हैं। उनमें आत्मा की वो शक्ति नहीं होती जो स्वतंत्र व्यक्ति या शासक को उनसे अलग करती है। परिणाम स्वरूप उन्हें संपत्ति के समान ही रखना और अन्य संपत्तियों की तरह से जीवन यापन के एक साधन के रूप में उनका उपयोग करना उचित है। किसी एक व्यक्ति को दास और दूसरे को स्वामी क्यों होना चाहिए? अरस्तु का उत्तर है, वो व्यक्ति जो कर सकता है इसलिए करता है, वो सिद्धांत बनाता है और वो जो न्याय उचित सिद्धांतों में इतना ही भाग लेता है कि उनको समझ सके, किंतु उस प्रकार का सिद्धांत ना रखे, वो प्रकृति से ही दास है। और वो जो अपना ही स्वामी है और न्याय उचित सिद्धांतों में इसलिए भाग लेता है क्योंकि उसके वैसे ही सिद्धांत हैं। वो शासक हैं। वो शासक या स्वतंत्र व्यक्ति को दास से जो चीज भिन्न बनाती है वो क्या है? अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र मनुष्यों और दासों की शारीरिक गठन में अंतर करती है। वो एक को दास बलिष्ठ बनाती है ताकि वो दास वृत्ति और मजदूरी का काम कर सके, जबकि दूसरे जो कि है स्वतंत्र व्यक्ति को ऊंचा सीधा बनाती है। यद्यपि वो मजदूर के समान काम करने के लिए बेकार होते हैं, किंतु राजनीतिक जीवन और युद्ध तथा शांति के ना हुई कलाओं के लिए उपयोगी होगा। इसलिए वो निष्कर्ष निकालते हैं कि फिर यह स्पष्ट है कि कुछ मनुष्य प्रकृति से ही स्वतंत्र होते हैं और अन्य दास। इन बाद वाले के लिए दासता युक्तिसंगत और ठीक है। अरस्तु के तर्क के समर्थन में उसके अपने ही शब्दों में कहा गया है कि जहाँ इस प्रकार का अंतर होता है जैसा कि आत्मा और शरीर में है या जैसे मनुष्य और पशु में है, निम्न कोटि के लोगों प्रकृति से ही दास होते हैं और उनके लिए यही उत्तम होता है, जैसे कि अन्य सभी निम्न कोटि के लोगों के लिए भी है कि वो किसी स्वामी के नियंत्रण में रहें। दासता न केवल स्वाभाविक ही है, वरना ये आवश्यक भी है। अरस्तु तर्क देता है कि ये स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक समानता नहीं करती है। वो कहता है कि यह आवश्यक है कि क्योंकि यदि स्वामी को एक दास की आवश्यकता है जिससे कि वो स्वतंत्र जीवन का आनंद उठा सके, तो दास को भी एक स्वामी का आवश्यकता है जिससे कि वो स्वतंत्र जीवन के संत गुणों को एक स्वतंत्र व्यक्ति की संगत में रहकर प्राप्त कर सके। अरस्तु के अनुसार एक दास पूर्ण व्यक्ति नहीं है, वो उप मनुष्य, अपूर्ण और बर्बर है। फिर भी वो कार्य करने के लिए एक सजीव साधन है और उत्पादन के लिए वो अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि वो घर के अंदर ही कार्य में सहायता करता है। वो स्वामी की संपत्ति है, किंतु अरस्तु ने दासों के साथ अमानवीय व्यवहार को अस्वीकृत किया है और उनके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार स्वरूप उनकी बंधन मुक्ति का पक्ष लिया है। अरस्तु ने अपने दासों को अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व ही बंधन मुक्त कर दिया था। अरस्तु के विपरीत कहा जाता है कि प्लाटो ने रिपब्लिक में दासता को समाप्त किया, किंतु वास्तविकता संभवतः यह है कि प्लाटो ने इसी दिए हुए रूप में स्वीकार कर लिया था कि क्योंकि उस समय ये एक सब जगह विद्यमान संस्था थी और उसे समाप्त करना आर्थिक रूप में विनाशक होता। इसके विपरीत अरस्तु ने केवल उसी रूप में तथ्यों का विवरण दिया जिस रूप में वो प्राचीन पाश्चात्य जगत में विद्यमान थे।
फिर भी उसने एक ऐसे समय की पूर्व कल्पना की जब किसी प्रकार की दास्ता नहीं होगी, जब घूमने वाले पहिया अपने आप चलेगा, जब काम करने वाले मनुष्यों के स्थानों पर मशीनों से काम लिया जाएगा। और वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दास्ता आधुनिक क्रांति के आने पर समाप्त हो गई। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था स्लेवरी के ऊपर, जहाँ पर हम जानेंगे कि अरिस्टोटल ने स्लेवरी को लेकर अपना क्या मत दिया था। तो यहाँ पर इंग्लिश अनुवाद में ये लिखा गया है कि अरिस्टोटल स्ट्रांगली बिलीव्ड एंड जस्टिफाई द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। ही ओपाइंड स्लेव एज द पोजेशन ऑफ फैमिली, और इन अदर वर्ड was considered the property of the master or the family. He stated that slavery is natural and beneficial to both the master as well as slaves. अरिस्टोटल यहाँ पर हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दास प्रथा समाज में कल्याणकारी रूप से काम करता है, जिसके वजह से अरस्तु ने दास प्रथा पर दृढ़ता विश्वास दिखाया है। उन्होंने गुलामी की संस्था को उचित ठहराया है। उन्होंने दासों को परिवार के कब्जे के रूप में परिभाषित किया है, बा प्रॉपर्टी बा एसेट्स के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में दासों को स्वामी या परिवार की संपत्ति माना जाता है। उन्होंने कहा है कि दासता स्वामी और दास दोनों के लिए स्वाभाविक और लाभदायक है। He was of the belief that the slaves have no reasoning power despite the ability to understand and follow their intellect. Therefore, according to Aristotle, natural slaves are those who understand reason but possess no reasoning ability. यहाँ पर लिखा गया है कि दासों के पास अपनी बुद्धि को समझने और उनका पालन करने की क्षमता के बावजूद कोई तर्क शक्ति नहीं है। इसलिए अरस्तु व अरिस्टोटल के अनुसार प्राकृतिक दास वो हैं जो तर्क को समझते हैं लेकिन कोई तर्क क्षमता नहीं रखते हैं। The logic given by him was that those who were not virtuous were slaves and that it was possible to determine who is virtuous and who is not. He further stated that as there are inequality with reference to their capability and capacities, all those who had higher capacity were called master and the rest are slave. He also categorically stated that slaves belong to the master and not vice versa. Friend, अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया तर्क यह था कि जो गुणी नहीं थे वो गुलाम थे और ये निर्धारित करना संभव था कि कौन गुणी है और कौन नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जैसे कि उनकी क्षमताओं के संदर्भ में असमानताएं, सभी उच्च क्षमता वाले स्वामी कहलाते हैं और बाकी गुलाम होते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि दास गुरु के थे और इसके विपरीत नहीं। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि अरिस्टोटल ने स्लेव सिस्टम को नेचुरल क्यों कहा था। Slavery is a natural phenomena. The superior would rule over the inferior, just as the soul rule over the body and reason over the appetite. In other words, people with superior reasoning power would rule over those inferior in reasoning. The master are stated to be physically and mentally strong than the slave. So, this setup naturally makes the former the master and the latter the slave. गुलामी एक प्राकृतिक घटना है। श्रेष्ठ इन पर शासन करेगा जैसे आत्मा शरीर पर शासन करती है और भूख पर तर्क करती है। दूसरे शब्दों में बेहतर तर्क शक्तियों वाले लोग तर्क में उनहीन लोगों पर शासन करेंगे। स्वामी दासों की तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप में मजबूत होते हैं, तो ये सेटअप स्वाभाविक रूप से पूर्व को मास्टर बनाता है और बाद वाला दास। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि स्लेव्स को नेसेसरी क्यों कहा गया था। स्लेव्स आर कंसिडर्ड नेसेसरी बिकॉज they provide leisure that was most essential for the welfare of the state. Aristotle stated that slavery benefited the slaves as well, because by being a slave, he would be able to share the virtues of the master and elevate himself. अरिस्टोटल यहाँ पर बता रहे हैं कि दासों को आवश्यक माना जाता है क्योंकि वो आराम प्रदान करते हैं जो राज्य के कल्याण के लिए सबसे आवश्यक था। अरस्तु ने कहा है कि दासता से दासों को भी लाभ हुआ क्योंकि दास होने से वो गुरु के गुणों को साझा करने और खुद को ऊंचा करने में सक्षम होगा। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि एक्सपीडेंसी को लेकर अरिस्टोटल ने क्या मत रखा था। अरिस्टोटल वाज ऑफ द ओपिनियन दैट स्लेव्स हैव सस्टेन्ड द ग्रीक सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम and they have helped the Greek against social disorder and chaos. He stated that slavery is a social necessity. It was a complementary to the slaves as well as the master and that it adds in perfection.
अरस्तु की राय थी कि दासों ने ग्रीक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखा है और उन्होंने सामाजिक विकार और अराजकता के खिलाफ ग्रीस की मदद की। उन्होंने कहा कि गुलामी एक सामाजिक आवश्यकता है। ये दासों के साथ साथ स्वामी के पूरक थे और ये पूर्णता में सहायक थे। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि अरिस्टोटल ने किन आधारों पर स्लेवरी को एक्सेप्ट किया है, उनका निर्धारित क्रिया क्या होना चाहिए, कौन से कंडीशन के आधार पर एक व्यक्ति को दास चयन करना चाहिए, उसका यहाँ पर दिया गया है। अरिस्टोटल का मानना था कि ओनली दोज हु वेर मेंटली डेफिशिएंट एंड virtuously not superior should be enslaved. Aristotle, however, never agreed to the enslavement of prisoner of war because victory in the war does not necessarily mean intellectual superiority of the victor or the mental deficiency of the vanquished. He was against the idea of slavery by force. अरिस्टोटल का मानना था कि केवल वो लोग जो मानसिक रूप से कमजोर थे और सद्गुणों से श्रेष्ठ नहीं थे, उन्हें गुलाम बनाया जाना चाहिए। अरस्तु हालांकि युद्ध के कैदियों की दासता के लिए कभी सहमत नहीं थे, क्योंकि युद्ध में जीत का मतलब जरूरी नहीं कि विजयी की बौद्धिक श्रेष्ठता हो या वंचितों की मानसिक कमी। वो बल द्वारा गुलामी के विचार के खिलाफ थे। दूसरे में अरिस्टोटल बोल रहे हैं कि अरिस्टोटल इंसिस्ट दैट मास्टर मस्ट ट्रीट देयर स्लेव्स प्रॉपरली एंड स्ट्रांगली प्रोपागेटेड दैट क्रूएल मास्टर मस्ट बी सब्जेक्टेड टू लीगल पनिशमेंट। अरस्तु ने जोर देकर कहा कि स्वामी को अपने दासों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए और दृढ़ता से प्रचारित किया जाना चाहिए कि क्रूर स्वामी को कानूनी दंड के अधीन होना चाहिए। अरिस्टोटल का तीसरा कंडीशन, he advocated the liberation of only those slaves whose conduct was good and who developed capacity for reasoning and virtue. अरस्तु ने केवल उन दासों की मुक्ति की वकालत की जिनका आचरण अच्छा था और जिन्होंने तर्क और सदाचार के लिए क्षमता विकसित की थी। Slavery was essential for the all-round development, but the master has no right to misuse his power. Slaves are only assistant but not subordinate. अरिस्टोटल का मानना था कि सर्वगुणी विकास के लिए गुलामी जरूरी थी, लेकिन स्वामी को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। दास केवल सहायक होते हैं, लेकिन अधीनस्थ नहीं। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि अरिस्टोटल के स्लेवरी सिस्टम को लेकर क्या क्या सब क्रिटिसिज्म दिया गया था। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी इज रॉन्ग एंड अरिस्टोटल नेवर प्रोवाइडेड एनी लॉजिकल मेथड टू बी अडॉप्टेड टू क्लासीफाई इंडिविजुअल। फ्रेंड, अगर हम उसके हिंदी अनुवाद को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि अरिस्टोटल ने क्षमताओं के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण गलत है और अरस्तु ने कभी भी व्यक्तियों की वर्गीकृत करने के लिए कोई तार्किक तरीका नहीं अपनाया है। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि रिजेक्टेड हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ स्लेवरी एंड जस्टिफाई इट ऑन फिलोसॉफिकल रैशनलाइजेशन। अगर हम उसके हिंदी अनुवाद को देखें तो फ्रेंड यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने गुलामी की ऐतिहासिक उत्पत्ति को खारिज कर दिया और इसी दार्शनिक युक्तिकरण पर उचित ठहराया। उसका तीसरा क्रिटिसिज्म यह है कि हिज व्यू ऑन स्लेवरी रिफ्लेक्ट हिज कंजर्वेटिज्म एंड प्रिमिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। फ्रेंड, दासता पर उनके विचार जीवन के प्रति उनकी रूढ़िवाद और आदिम दृष्टिकोण को दर्शाता है। उसका आखिरी क्रिटिसिज्म यह है कि his theory is highly prejudicial and contradictory to the human dignity and necessities of life. It is a prejudicial in the sense it presupposed that Greeks were fit to rule the world and they could not be enslaved even if they were defeated by the barbarians. अगर हम फ्रेंड उसके हिंदी अनुवाद को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि उनका सिद्धांत जीवन की मानवीय गरिमा और बारीकियों के प्रति बेहद पूर्वग्रही और विरोधाभासी है। ये पूर्वग्रही है इस अर्थ में कि यूनानियों ने दुनिया पर शासन करने के लिए फिट थे और उन्होंने बर्बर लोगों द्वारा पराजित करने पर भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता था।